वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थ्योरी के पार्ट को समझेंगे कि बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी बातों पर आज इस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the content immediately. Please note that parts of the content may have been generated using generative AI, which is experimental. नाउ सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस को। अब बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर विद इन अ चैप्टर। जैसे आज आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, किसी भी उसका, चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग हो, किसी का भी आप एक टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करे जाते हैं। उस चैप्टर का पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन किया जाता है जिससे उसे पढ़ने में आसानी हो जाती है कि भाई ये इसमें इतने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हमको ये देखना होता है कि किन किन डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर किस टाइप से पर्टिकुलर किस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर एसएससी सीएचएसएल 2023 की टायर 2 एग्जाम की, तो 2 आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 और मोर आर्ग्यूमेंट बेस्ड से कम क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3। यहीं पर अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल 2023 की टायर 2 एग्जाम की, तो 3 और मोर आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन थे विद कंपैरिजन टू 2 आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आफ्टर दैट एसएससी सीएचएसएल 2022 की बात करूं तो टायर 2 से कम क्वेश्चंस पूछे गए थे और टायर 2 के अंदर 3 और मोर आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन से ज्यादा और फिर 2 आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पूरा आपको मैप जो है, ये एनालिसिस जो है वो आपको मैक्सिमम टू मिनिमम टाइम्स बता रहा है कि मैक्सिमम कौन से क्वेश्चन पूछे गए और मिनिमम कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद एसएससी सीएचएसएल 2022 की बात करूं तो उसके अंदर डेटा आपको दिया हुआ है और एसएससी सीजीएल 2022 की बात करी जाए तो इसका भी डेटा आपको टोटल दिया हुआ है। तो यहां पर इस पूरे एनालिसिस से पता चलता है कि 2 आर्ग्यूमेंट बेसिस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और 3 और मोर आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो दोनों पर ही हमें बराबर मेहनत करनी है, दोनों ही क्वेश्चंस को, दोनों ही टाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। नाउ स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। अब सबसे पहले समझते हैं कि स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, क्या होता है इसके अंदर। तो देखिए, स्टेटमेंट का मतलब आप समझ पा रहे हैं, कथन होता है। और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? एन आर्ग्यूमेंट इज अ स्टेटमेंट और सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स इन विच अ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ व्यू इज पुट फोर्थ एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियन फॉर और अगेंस्ट समथिंग। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये हो गया, जिसे बोलते हैं ना कि आप मुझसे आर्ग्यू मत करिए। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी चीज पर, किसी भी पक्ष पर अपना आप ओपिनियन पेश कर रहे हैं फॉर अगेंस्ट समथिंग, किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट, उसके पक्ष में नहीं, उसके विपक्ष में। इसीलिए बोला गया कि स्टेटमेंट के बेसिस पर आर्ग्यूमेंट होते हैं और किसी ना किसी एक सर्टेन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उस बात पे आर्ग्यूमेंट किया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियंस फॉर अगेंस्ट समथिंग, उसके कहीं ना कहीं विपरीत में। कुछ भी बोला जा रहा होगा ये ऐसे करना अच्छा है, तो आप उसके जस्ट अपोजिट बोलेंगे, नहीं ये करना बिल्कुल सही नहीं है ना, ये चीज है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अ स्टेटमेंट कंसर्न्ड विद एन इश्यू इज गिवन। एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसी के साथ साथ इश्यू जुड़ा होता है, फॉलोड बाय सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इन फेवर और अगेंस्ट दैट स्टेटमेंट, या तो उसके फेवर में होंगे या उसके अगेंस्ट में होंगे।
यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉजिकल करेक्ट आर्ग्यूमेंट, आपको लॉजिकली करेक्ट आर्ग्यूमेंट को चूज करना है। जनरली बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर कॉन्ट्रारी टू ईच अदर, दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे में पैदा करते हैं। एंड रेफर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट, दोनों ही होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा और एज इट इज नेगेटिव रिजल्ट भी देगा, ऑफ द एक्शन एज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट इश्यू, जो भी स्टेटमेंट के अंदर इश्यू दिया हुआ है उसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्टेंट्स को बताता है। आर्ग्यूमेंट्स कैन बी टू टाइप्स, अब आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एन आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है इफ इट टचेस द प्रैक्टिकल एंड रियल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन। अगर वो आर्ग्यूमेंट, अब स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? जो कि किसी ना किसी प्रैक्टिकल को या रियल एस्पेक्ट को या सिचुएशन को कहीं ना कहीं छू रहा हो या उसके जैसा हो। एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट, जैसा स्टेटमेंट में बोला गया है उसी तरीके उस चीज को सोचते हुए अगर प्रैक्टिकल और रियल चीजें निकल रही हैं, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो गया। इट इज बैक्ड अप बाय द रीजन एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द सिचुएशन, जो भी सिचुएशंस आपको दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग बैक्ड अप बाय द रीजन। नाउ द नेक्स्ट वन इज वीक आर्ग्यूमेंट। अब स्ट्रॉन्ग के बाद वीक आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं? वीक आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड वीक, जो कि वीक है इफ इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द गिवन स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, एंड इट डज नॉट एड्रेस ऑल द पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। अब यहां पर एक बात समझिए, अब जैसे स्टेटमेंट में कुछ और बोल दिया गया और आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ और बोला जा रहा है, तो इसका मतलब वो उसको कहीं ना कहीं वीक बना रहा है, उसके जैसी कोई सिचुएशन उसमें बता ही नहीं जा रही है। अ वीक आर्ग्यूमेंट इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, बहुत ही माइनर सी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए होता है, और मे बी रिलेटेड टू ट्राइवल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और ये ट्राइवल एस्पेक्ट के आधार पे भी स्टेटमेंट हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज points to be taken into consideration while choosing a strong argument। आपको कुछ यहां पर पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को चूज करना है तब। सबसे पहला क्या है? A strong argument should give the realistic diagnosis of the situation described in the statement। एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है? should give the realistic diagnosis, रियलिस्टिक बेसिस पर होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन के बेसिस पर, ठीक है ना, या स्टेटमेंट जो दिया गया है उसको डायग्नोज करते हुए, सिचुएशन को समझते हुए, रियलिस्टिक चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्ग्यूमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग और वीकर होता है। अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट शुड गिव द डीप एनालिसिस ऑफ द टॉपिक डील्ड विद द स्टेटमेंट। एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वो होता है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट की एक डीप एनालिसिस, किसी भी टॉपिक के बारे में डीप एनालिसिस करने के बाद में उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आप देख रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट दिया गया उससे रिलेटेड आपको डीप एनालिसिस करनी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं जाता है। A strong argument should relate with the statement and be supported by up facts or established notations। एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है? शुड रिलेट विद द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट से रिलेट करेगा, सपोर्ट करेगा, फैक्ट से रिलेटेड होगा। आफ्टर दैट देयर शुड बी कंसिस्टेंसी एंड कंफर्मिटी इन आर्ग्यूमेंट्स विद द प्रिवेलिंग आइडियाज एंड ट्रुथ। हमेशा ध्यान रखिए, देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंसी होती है देखने को आपको मिलती है, कंफर्मिटी मिलती है इन आर्ग्यूमेंट के अंदर, विद द प्रिवेलिंग आइडियाज एंड ट्रुथ, और प्रिवेलिंग आइडियाज और ट्रुथ को ध्यान में रखते हुए। अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट शुड नॉट बी मेयर रिटरेशन ऑफ द सिचुएशन गिवन इन द स्टेटमेंट। आर्ग्यूमेंट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन अजम्पशंस। आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो अजम्पशंस के बेसिस पर नहीं चलते हैं कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होगा, अजम्पशंस नहीं लगानी है इसमें।
आफ्टर दैट द आर्ग्यूमेंट शुड बी स्पेसिफिक नॉट जनरलाइज्ड, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरलाइज्ड नहीं होना चाहिए। द आर्ग्यूमेंट शुड बी एम्बिगुअस, जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एक एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। There should not be material fallacy in the argument, that is, there should not be fallacy of composition, division, equivocation or amphibology, uncritical analogy। मतलब कि कोई भी इसके अंदर जो भी आप जब कभी भी आर्ग्यूमेंट के बारे में कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड बातों को सोच रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ भी इस तरीके का कोई वर्ड, इस तरीके की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए कि कंपोजिशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, किसी को आप अलग कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से कोई भी अनक्रिटिकल एनालॉजीज नहीं करनी है, ठीक है ना। नाउ द फर्स्ट वन इज 43.1, दैट इज टाइप 01 टू आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पर आते हैं टू आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, फिर उसके बाद 3 और मोर वाले आएंगे। इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू आर्ग्यूमेंट, एक स्टेटमेंट होता है और उसके पीछे दो आर्ग्यूमेंट्स लगे होते हैं। एंड अ कैंडिडेट इज आस्क्ड टू एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ द आर्ग्यूमेंट, और कैंडिडेट से ये अपेक्षा करी जाती है कि आप इन आर्ग्यूमेंट्स को एग्जामिन करें। एग्जाम्पल्स गिवन बिलो विल गिव अ बेटर आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। जो एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं इससे आपको एक अच्छा बेटर आइडिया मिलेगा समझने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नाउ डायरेक्शन सबसे पहले दी गई हैं क्या, इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, in making decisions about important questions, it is desirable to be able to distinguish between strong arguments and weak arguments. Strong arguments are those which are both important and directly related to the question, यही बात पहले बताई गई थी। Weak arguments are those which are of minor importance and also may not be directly related to the question or may be related to a trivial aspect of the question. Each question below is followed by two arguments numbered first and second. You have to decide which of the argument is a strong argument and which is a weak arguments. Give answer. तो आपको यहां पर सबसे पहले कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं, डायरेक्शंस बताई गई हैं कि वीक आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं। आपको ये चूज कैसे करना है, कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसके बेसिस पर ही ये डिसाइड करना होता है कि ये वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। अब यहां पर जैसे ए बी सी डी दिए गए थे, ए तब लगेगा इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, बी इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, सी इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, एंड डी इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, जब एक भी स्ट्रॉन्ग ना हो तब। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल। अब यहां पर आते हैं हम लोग एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 1 क्या बोला गया था, स्टेटमेंट शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया। स्टेटमेंट दिया गया था कि क्या जो स्कूल की एजुकेशन होती है या स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है क्या उसे फ्री कर देना चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। नाउ लुक इनटू द आर्ग्यूमेंट्स। द फर्स्ट इज यस दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। हाँ, ये एकमात्र एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी जो लिटरेसी है, जो साक्षरता दर है, उसको हम कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं या साक्षरता को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा बोला गया नो, एक यस में होगा एक नो में दिया, नो इट विल एड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेंजर। अब बोला ये गया है कि नहीं, ये एक हैवी बर्डन होगा जो भी इससे रिलेटेड कंसर्न्ड पर्संस हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर। ऑलरेडी पहले से ही बोला गया नो इट विल ऐड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन, पहले से ही बर्डन है, ये और ज्यादा कहीं ना कहीं बर्डन ऐड करने का काम करेगा अगर फ्री कर दिया सब कुछ तो। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। आर्ग्यूमेंट पहला जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? कि इसमें ये बोला गया कि सिर्फ, हाँ इसमें बोला गया कि भाई सिर्फ इससे हम वो कर सकते हैं क्या,
यस दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ द लिटरेसी। सिर्फ यही एक तरीका है लिटरेसी का बढ़ावा देने के लिए, या ये एक आखिरी तरीका है, ऐसा तो नहीं कह सकते। और उसमें भी एक इन्होंने वर्ड लगा दिया ओनली शब्द, ओनली का मतलब सिर्फ यही एक तरीका है और कोई तरीका बना ही नहीं है इसके अलावा। तो ओनली शब्द जो है वो एक पर्टिकुलर एक बाउंड्री खींच रहा है, एक बाउंड्री के अंदर इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को कर रहा है, तो वो बाउंड्रीज में नहीं होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग बिकॉज वर्ड ओनली मेक्स द आर्ग्यूमेंट वीक एज इट इज नॉट द ओनली रियल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। ये एक प्रैक्टिकल या फिर रियल सॉल्यूशन नहीं है टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। आर्ग्यूमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग है एज इट डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को दिखा रहा है विच मे अराइज आउट ऑफ द डिसीजन ऑफ मेकिंग एजुकेशन फ्री इन इंडिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि इससे पहले से ही बर्डन ज्यादा और ये और ज्यादा बर्डन कहीं ना कहीं बना देगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली गई है। दैट्स वाई इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर केवल सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज किया गया 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, फिर दोबारा से वही सेम आपको दिए गए हैं, सेम इंस्ट्रक्शन से, सेम डायरेक्शन से। Now, look into the example. Example number 2. Should young entrepreneurs be encouraged? जो young entrepreneurs हैं, क्या उन्हें encourage किया जाना चाहिए? Argument. Yes, they will help in the industrial development of the country. बिल्कुल करना चाहिए ताकि ये help कर सके industrial development के लिए, country के अंदर जो होना है उसके लिए। दूसरा बोला गया यस दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट मार्केट में जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं इससे रिड्यूस होगा। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इट इज वेरी क्लियर दैट एनकरेजमेंट टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स विल ओपन अप द फील्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। ये बात बिल्कुल ठीक बोली गई है कि इट इज वेरी क्लियर कि एनकरेज अगर हम लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर हम लोग एनकरेज करते हैं, विल ओपन अप द फील्ड्स ऑफ सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्रीज, और उनको ये बढ़ावा देते हैं, उनको ये बोलते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं नई इंडस्ट्रीज को, नए आइडियाज को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। Therefore, it will help in industrial development, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। Consequently, more job opportunities will be created. अब ऐसे अगर आप करते तो कहीं पर सिंगल जॉब कर रहे होते, और ऐसे आप कर दिया, आपने कोई बना दी, कंपनी बना दी, तो आप जाने कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज हो गई इसके अंदर। तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड। दस बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रांग। तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। सो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें 43.1 अप्रोच लगाते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्शंस आर द सेम, द ऑप्शंस आर द सेम। नाउ एग्जांपल नंबर 3 स्टेटमेंट। Should there be a complete ban on manufacture of firecrackers in India? क्या जो फायर क्रैकर्स है, जिसे हम लोग पटाखे कहते हैं, क्या इंडिया के अंदर उन्हें कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए उनके मैन्युफैक्चरिंग पर? आर्ग्यूमेंट नो, दिस विल रेंडर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जॉबलेस। नहीं, इससे हजारों लोग कहीं ना कहीं जॉबलेस हो जाएंगे, उनकी जॉब चली जाएगी। सेकंड बोला गया यस द फायर क्रैकर मैन्युफैक्चर यूज चाइल्ड लेबर टू अ लार्ज एक्सटेंट। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि फायर क्रैकर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, चाइल्ड लेबर का यूज करते हैं अपना काम करवाने के लिए एक बहुत ही बड़े स्तर पर। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Both the arguments refer to the practical consequences of the action mentioned in the statement and hence both are strong. तो दोनों ही इसके अंदर strong है,
पहला, नो दिस विल रेंडर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर जो है वो जॉबलेस हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, यस बिल्कुल करना चाहिए, यस द फायर करेक्टर जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो काफी सारे बड़ी मात्रा में चाइल्ड लेबर का यूज करते हैं। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक बोली गई हैं। दैट्स वाई सी ऑप्शन। इसके अंदर 43.1 अप्रोच लगाते हुए क्वेश्चन का आंसर किया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फिर दोबारा से क्वेश्चन सेम है, डायरेक्शन सेम है, ऑप्शन शुड बी द सेम। एग्जाम्पल नंबर 4, स्टेटमेंट लग्जरी होटल शुड बी बैंड इन इंडिया। लग्जरी होटल्स जो हैं उनको बैन कर देना चाहिए इंडिया के अंदर। आर्ग्यूमेंट, यस these places are turning into operating centers of international crimes। लग्जरी होटल से बड़ी मात्रा बोला गया, यस these are the places turning into operating centers for international criminals। इंटरनेशनल क्रिमिनल्स जो हैं वो उनका ये एक तरीके का एक ऑपरेटिंग सेंटर बन चुका है लग्जरी होटल्स। दूसरा बोला गया, नो वेल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट would not be able to find a suitable place to stay। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं उनको परेशानी होगी और उनको एक सुटेबल प्लेस, एक अच्छी जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए। ये चीज है। नाउ लुकिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द लग्जरी होटल्स आर सिंबल्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। लग्जरी होटल्स जो होते हैं ना, ये एक कंट्री के डेवलपमेंट का एक सिंबल होते हैं, कि बताते हैं कि हाँ अगर आपके यहाँ लग्जरी होटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 7 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, तो दैट मीन्स कि वो बहुत मतलब कंट्री जो है वो अच्छे लेवल की है, कह सकते हैं आप, डेवलपमेंट है। एंड अ प्लेस फॉर स्टेइंग द एफ्लुएंट फॉरेन टूरिस्ट, और जहाँ पर जो फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके रहने की भी वहां पर कहीं ना कहीं जगह अच्छी हो जाती है या वो वहां पर रह सकते हैं। सो आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग वन, तो इसलिए सेकंड इसमें स्ट्रॉन्ग है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज वीक, पहला जो है वो इसके अंदर वीक आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द इंटरनेशनल क्राइम ऑपरेट्स फ्रॉम लग्जरी होटल। इसका कोई एक पर्टिकुलर कोई एक एविडेंस नहीं है, या एक पक्का कोई ऐसा सबूत नहीं है, या कंफर्मेशन नहीं है कि लग्जरी होटल से ही ये सब काम ऑपरेट होते हैं। एक अंदाजा है कि वहां से होते हैं, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं है। मोर ओवर, बैनिंग विल नॉट एलिमिनेट द क्राइम, इंस्टीड मेकिंग स्ट्रिंजेंट लॉज एंड इम्प्लीमेंटिंग देम विल बी डिजायरेबल स्टेप। बिल्कुल सही बात है, होटल्स को बैन कर देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बैन करना चाहिए इन क्रिमिनल्स को, उस क्राइम को। और वो कैसे होगा, ताकि एक स्ट्रिंजेंट लॉ, एक मजबूत लॉ बना करके और उन्हें इंप्लीमेंट करवा करके और एक डिजायरेबल स्टेप लेने पर ये चीजें खत्म हो सकती हैं, ना कि होटल्स बंद करवा करके ये काम बंद किया जा सकता है। सो 43.1 अप्रोच लगाते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया था। नाउ लुकिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा से सेम डायरेक्शंस दी गई हैं। नाउ लुकिंग टू द एग्जांपल नंबर 5, स्टेटमेंट दिया गया था, शुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अलाउ देयर स्टूडेंट्स टू जॉइन स्टूडेंट यूनियंस दैट आर स्पॉन्सर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। बोला गया है कि शुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट अलाउज देयर स्टूडेंट, क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ये अलाउ कर देना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को टू ज्वाइन स्टूडेंट यूनियन, वो स्टूडेंट यूनियंस को ज्वाइन करें, दैट आर स्पॉन्सर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा स्पॉन्सर्ड होती हैं। मतलब वो जो यूनियंस हैं, वो उसको जो स्पॉन्सर करता है वो कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और हम ऐसी सलाह दें अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट्स के अंदर कि आप जाकर के उसे ज्वाइन करें। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, नो द डिसीजन विल पॉलिटिसाइज द एजुकेशनल एनवायरमेंट ऑफ देयर इंस्टीट्यूट। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। द डिसीजन विल पॉलिटिसाइज द एजुकेशन, भाई स्कूल कॉलेज के अंदर हम लोग एक एजुकेशन एनवायरमेंट रखते हैं, अब वहां पर ये अगर पॉलिटिक्स होने लग जाएगी तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज गलत होगी, वहां का माहौल खराब होगा ऑफ देयर इंस्टीट्यूट। सेकेंड बोला गया, यस द डिसीजन विल हेल्प स्टूडेंट्स नर्चर देयर
टैलेंट एंड डेवलप इनटू फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, इससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, अपने जो टैलेंट है उनके अंदर उसको निखार मिलेगा और वो डेवलप कर सकते हैं इनटू फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर। वो कहीं ना कहीं फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स वहां से निकल के आ सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड इसमें बताया गया है। ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थिंक अबाउट एजुकेशनल एनवायरमेंट। दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा यही सोचेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन एनवायरनमेंट रहे, ना कि यहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रहे। पॉलिटिकल में क्या होगा, आए दिन धरने पर बैठ रहे हैं, कभी कुछ गलत काम कर रहे हैं, ये सब है। बट एट द सेम टाइम टैलेंट ऑफ स्टूडेंट शुड ऑल्सो बी नर्चर्ड। और इसी के साथ साथ दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक बोली गई है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर ये ऐसा होता है तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो नर्चर है, उनका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं इससे डेवलप होगा और होता है फ्यूचर में वो पॉलिटिकल लीडर्स बने। इसमें जो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 स्टेटमेंट। शुड द गवर्नमेंट शट डाउन ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अरेस्ट द मिसयूज ऑफ फंड्स? शुड द गवर्नमेंट शट डाउन ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या गवर्नमेंट को जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको शट डाउन कर देना चाहिए? टू अरेस्ट द मिसयूज ऑफ फंड्स, जो फंड्स का ये लोग मिसयूज कर रहे हैं उस मिसयूज को रोकने के लिए क्या गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या जो उनके भारतीय उपक्रम जो है ना, उनको क्या रोक देना चाहिए? आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, यस द पब्लिक फंड्स विल बी सेव्ड बाय शटिंग डाउन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, पब्लिक फंड्स तभी बच सकते हैं जब हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करें। सेकंड बोला गया, नो सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करें और ये हैंड ओवर कर दें हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, ये चीज है। Now, look into the solution. Option B is correct answer. Only argument second is strong as services from the government organization cannot be handed over to the private institution. इसमें केवल दूसरा सही है, if only argument second is strong, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करके और उसके हैंड ओवर जो है वो हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को दे दें। सो इसमें 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। Now, moving to the next one, example number 7. Statement. Are 21st century teenagers under stress? क्या 21वीं शताब्दी के जो बच्चे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं जो टीनेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं? Argument. First, yes. Teenagers' perception is that they are expected to be successful or good at everything. Failure has somehow gone from being viewed as a learning opportunity to being clearly unacceptable. बिल्कुल सही बात है, हम लोग बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षा कर लेते हैं और बच्चे भी अपने आप से खुद से बहुत ज्यादा अपेक्षा कर लेते हैं। उन्हें हार पसंद नहीं है, उन्हें हर हालत में सक्सेसफुल होना है। उन्हें फेलियर तो उन्होंने सीखा ही नहीं है, उन्हें सिर्फ पास होना है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, और जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो उसमें कहीं ना कहीं वो लोग स्ट्रेस में हो जाते हैं। दूसरा, नो स्ट्रेस इज अ रिलेटिव परसेप्शन दैट कैन बी मैनेज्ड विद प्रॉपर गाइडेंस। नहीं, स्ट्रेस जो है ये एक रिलेटिव परसेप्शन है लोगों का और ये मैनेज किया जा सकता है एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, इसमें दोनों ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। Teenager of 21st century are unexpected to be successful and they do not accept failures. दोनों ही आर्ग्यूमेंट इसके अंदर स्ट्रांग है। टीनेजर्स जो है वो 21st सेंचुरी के वो एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा सक्सेसफुल या पास होना। दे डू नॉट एक्सेप्ट फेलियर्स, उन्हें फेलियर पसंद नहीं है। विच इन टर्न्स गिव द बर्थ टू स्ट्रेस, इसी की वजह से वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को जन्म देते हैं या स्ट्रेस में चले जाते हैं। बट स्ट्रेस इज ऑल्सो अ रिलेटिव परसेप्शन, और स्ट्रेस जो है वो भी एक रिलेटिव परसेप्शन है
एंड कैन बी मैनेज्ड विद प्रॉपर गाइडेंस, और ये एक प्रॉपर गाइडेंस से मैनेज किया जा सकता है। इसमें 43.1 अप्रोच लगाते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 8 स्टेटमेंट। Should only reputed NGOs be authorized to distribute the commodities to the public under the program of Public Distribution System PDS? बोला गया है कि should only reputed NGOs, क्या सिर्फ जो reputed NGOs हैं is be authorized to distribute the commodities to the public, क्या केवल उनको ये अथॉरिटीज दिए जानी चाहिए कि वो जो कमोडिटीज है वो पब्लिक में केवल वही लोग दे अंडर द प्रोग्राम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत केवल एनजीओज को हम लोग ये ऑथराइज करें, केवल उन्हें ये अथॉरिटी दें कि जो भी कमोडिटीज हमें लोगों तक पहुंचानी है पब्लिक तक, केवल उन्हें ही ये ऑथराइज करें कि सिर्फ आप ही उन लोगों तक पहुंचाएंगे। आर्ग्यूमेंट, यस, the move will helpful to implement the program more effectively and will keep a tab on various problems like black marketing of the commodities supplied under PDS. बिल्कुल सही बात है, ऐसा अगर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा और हेल्पफुल टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम मोर इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अगर इनके थ्रू ये काम किया जाएगा तो। एंड विल कीप अ टैब ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स, और हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड, उससे भी कहीं ना कहीं निजात पा लेंगे अगर इनके थ्रू कमोडिटीज की सप्लाई होती है पीडीएस प्रोग्राम के तहत तो। आफ्टर दैट, यस, एनजीओ हैव हेल्प्ड गवर्नमेंट ऑन मैनी ओकेजन्स। बिल्कुल सही बात है, एनजीओ जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प करती है काफी सारे ओकेजन्स के अंदर। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट विल रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। आर्ग्यूमेंट पहला जो है वो इसमें स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इट विल रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ये ब्लैक मार्केटिंग की प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा ऑफ कमोडिटीज सप्लाइड अंडर पीडीएस। Argument second is not strong because it is not directly related to the statement. ये डायरेक्टली तौर पे स्टेटमेंट कहीं पर भी जो ये दिया गया है आर्ग्यूमेंट, ये कहीं पर भी स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ओनली सॉल्यूशन फर्स्ट, ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। इसमें फॉर्मूला जो यूज किया गया 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। Now, moving to the next one, example number 9. Should 1 year of army training be compulsory for all Indian citizens? जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि आपको कम से कम 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग करनी है। आर्ग्यूमेंट, नो, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी प्रोहिबिटिव एंड 1 year ऑफ लेबर विल बी लॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नो, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग की जो कॉस्ट आएगी विल बी प्रोहिबिटिव एंड 1 year लेबर कॉस्ट विल बी लॉस्ट। लेबर का भी लॉस्ट होगा और एज वेल एज जो ट्रेनिंग में लॉस्ट हो रहा है वो भी होगा। यस, आर्मी ट्रेनिंग हेल्प मेक बेटर सिटीजन। हाँ, आर्मी ट्रेनिंग जो है ऐसा करना चाहिए ताकि आर्मी ट्रेनिंग से लोग जो होते हैं वो बेटर सिटीजन कहीं ना कहीं बनते हैं। Now, look into the options, look into the solution of this question. Option A is correct answer. As per the statement, if 1 year of army training be compulsory for all Indian citizens, as per the statement का मतलब हो गया कि statement के हिसाब से if 1 year of army training be compulsory, अगर हम 1 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी कर देते हैं फॉर ऑल इंडियन सिटीजन, सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए, then it is not so beneficial, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी प्रोहिबिटिव एंड 1 year ऑफ लेबर विल बी लॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होगी और प्रोहिबिटिव एंड 1 year ऑफ लेबर का भी कहीं ना कहीं लॉस्ट होगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू ज्वाइन आर्मी टू बी अ बेटर सिटीजन, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक बेटर, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए आर्मी ज्वाइन करनी पड़े, नहीं।
आप वैसे भी अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं विदाउट आर्मी ज्वाइन करें। सो फॉर्मूला 43.1 इसमें यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 10, स्टेटमेंट, should parents invest as much in educating their daughters as much as they spend on educating their sons? क्या जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी बेटियों पर भी उतना ही खर्च करना चाहिए उनकी पढ़ाई को लेकर के जितना वो अपने लड़कों के ऊपर खर्च करते हैं पढ़ाई में? आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, नो, ऑलमोस्ट ऑल डेटा पॉइंट्स टू बी द फैक्ट that boys are way more intelligent than girls. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल डेटा पॉइंट्स, सभी डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, टू द फैक्ट्स, और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, बॉयज आर वे मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स, बॉयज जो हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं गर्ल्स से। सेकेंड वन इज नो, थ्रो गर्ल्स मे बी इंटेलिजेंट, पेरेंट्स हैव टू कीप मनी असाइड फॉर देयर मैरिज। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थ्रो गर्ल्स में भी इंटेलिजेंट, गर्ल्स भी इंटेलिजेंट हो सकती हैं, और पेरेंट्स हैव टू कीप मनी असाइड फॉर देयर मैरिज, के पेरेंट्स को उन जो पैसा है वो बचा के रखना चाहिए उनकी मैरिज के लिए। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही है। दोनों में से ही कोई भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज वीक एज इट इज टोटली जेंडर बेस्ड एंड एब्सर्ड। ये टोटली जेंडर बेस्ड है बात, जो कि बिल्कुल गलत है। आर्ग्यूमेंट सेकंड इज ऑल्सो वीक, ऑल्सो सेकंड भी वीक है। एज इट इज सोशली रेग्रेसिव माइंडसेट, एजुकेटिंग गर्ल्स विल मेक देम मोर स्ट्रॉन्गर बोथ सोशली एंड फाइनेंशियली। दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक बोली गई है। लड़कियों को अगर आप पढ़ाते हैं तो उन्हें आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाते हैं सोशली एज वेल एज फाइनेंशियली ऑल्सो। सो बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर वीक. We can use 43.1 formula to solve this question. Moving to the next question, 43.2 type 2, that is 3 or more argument based question. In this type of question consists of statement followed by 3 or more arguments. These arguments are based on some stated facts or any other aspect to support the statement. A candidate is asked to check the strength of these arguments and accordingly choose the correct answer. Directions. In making decision about important question, it is desirable to be able to distinguish between a strong argument and weak arguments. A strong argument must be both important and directly related to the question. Weak argument may not be directly related to the question and may be of minor importance or may be related to the trivial aspect of the question. Each question below is followed by 3 argument number first, second and third. You have to decide which of the argument is a strong argument and which is a weak argument. Now look into the example number 11. Statement: should smoking cigarette and drinking alcohol by the actors be completely banned in the movies in India? जो मूवीज आती हैं उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक्टर्स स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, क्या इसे बैन कर देना चाहिए? आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, यस, दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ट्रेंड ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल अमंग द यूथ इन इंडिया। हाँ, ऐसा करना चाहिए ताकि यूथ जो हैं, हमारे यूथ जो इसको देख करके जो बिगड़ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज इसमें दे रखी है। Second, no, there should be no such ban on the creative pursuit of the filmmaker. और थर्ड बोला गया, no, the film portray the society and hence such scenes should be integral part of the movie if the storyline demands so. नहीं, ऐसा करना चाहिए क्योंकि स्टोरी की या मूवी की जो डिमांड होती है, अब जैसे किसी को विलेन दिखाना है तो हो सकता है उस स्टोरी की डिमांड है कि इस तरीके के ये कंजप्शन करें तो उससे और अच्छा किरदार निकल के आए। Now options are, first is none is strong, second is first and second are strong, third is second and third are strong, and D option is first and third are strong.
Now look into the solution. Option D is correct answer. Argument first is strong because such a reduction in trend will be desirable consequences. Argument second is weak as it's silent as to what effect the ban will have on the creative pursuit. Third is strong as a ban will take away from the power of the portrayal. यहां पर हमने 43.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर किया है और इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है. फर्स्ट और थर्ड दोनों ही इसके लिए आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 12. शुड सेल ऑफ वाइटल ह्यूमंस ऑर्गन्स बी मेड लीगल इन इंडिया. जो ह्यूमन ऑर्गन्स जो सेल आउट करे जाते हैं, क्या उसे लीगल कर देना चाहिए इंडिया के अंदर? आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, नो इट गोज अगेंस्ट आवर कल्चर. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे कल्चर के खिलाफ है. सेकेंड, नो दिस विल लेड टू अनहेल्दी प्रैक्टिसेस. इससे गलत चीजें होने लग जाएंगी, गलत चीजों को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए. थर्ड, यस दिस विल ब्रिंग एन एंड टू द इलीगल ट्रेडिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स. नहीं, ऐसा नहीं करना. यस, ऐसा करना चाहिए. दिस विल ब्रिंग एन एंड टू द, इससे हमारी जो इलीगल ट्रेडिंग होती है ह्यूमन ऑर्गन्स की वो बंद हो जाएगी, तो ऐसा करना चाहिए. नाउ द फर्स्ट वन इज नन इज स्ट्रॉन्ग. सेकेंड इज फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग. थर्ड इज ओनली थर्ड इज स्ट्रॉन्ग. एंड डी ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड आर स्ट्रॉन्ग. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज वीक बिकॉज टॉकिंग ऑफ कल्चर इज इररिलेवेंट इन द केस. किसी की यहां पर अगर बात करना कल्चर के लिए तो वो यहां पर गलत होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाता है. आर्ग्यूमेंट सेकंड इज वीक. दूसरा इसके लिए वीक है बिकॉज इट सिंप्लिसिट वी आर नॉट टोल्ड व्हाट दीज अनहेल्दी प्रैक्टिसेस विल बी. हमने इसके बारे में ऊपर स्टेटमेंट में कहीं बात नहीं करी है, तो इसलिए ये भी इसको वीक बनाता है. आर्ग्यूमेंट थर्ड इज वीक. थर्ड भी इसमें वीक है बिकॉज इट इज सुपरफ्लोवस. ये क्या है? सुपरफ्लोवस है, इस वजह से ये इसको वीक बनाता है. वी कैन यूज 43.2 अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 13. स्टेटमेंट इज शुड द conscription of citizens of defense services be made compulsory in India? Argument, yes. This is the only way to tackle the serious shortage of manpower in defense services. Second, no, instead the compensation package be made comparable to other job sectors to attract people to join defense services. Third, yes, many other countries have made this compulsory. Options are only first is strong, only second is strong, first and second are strong, and none of the above. Now look into the solution of this question. Option D is correct answer. Argument first is weak because it is not true. Look at the alternative given in second. Argument second is also not strong because instead of getting into the reason, it provides an alternative. Argument third is simplistic and hence weak. It is argument by example. So here we can use 43.2 formula, concept to solve this question. Option D is correct answer. Now moving to the next question. Example number 14. Should the salary and perquisites of public sector undertaking employees be made equivalent to those in the private sector? Argument first, yes, this will help the public sector undertaking to attract and retain competent workforce. Second, no, public sector undertakings cannot afford to pay salaries to the level of private sectors. Third one is yes, otherwise the public sector undertakings will not be able to compete with the private sector organizations. Now look into the options. First is none is strong, second is only third is strong,
C option only first is strong, and D option first and third are strong. Now look into the solution. Option D is correct answer. Competent workforce is desirable, hence argument first is strong. Argument second does not appear to be true for all PSUs, and even it is true, an argument that takes recourse and helplessness seems to fall short on merit. Argument third is strong as competition is desirable. We can use 43.2 formula to solve this question. Now moving to the next question. Example number 15. Statement is, should the government order closure of all education institutions for a month to avoid fast spreading of the contagious वायरल इन्फेक्शन? जो वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं उसको अगले 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि ये जो फैल रहा है, बीमारी जो फैल रही है, वो इससे ना फैले. Now look into the argument. Argument first is, no, the closure of education institution alone is not the solution for curbing the spread of the viral infection. नहीं, सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इससे आप सोचें कि वायरल ना फैले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. सेकंड, no students will visit crowded place like mall, market, playground, etc. in more numbers and spread the disease, as they will have a lot of spare time to their disposal. Third one is, yes, young persons are more prone to get affected by the viral infection and hence they should be remain indoor. अब कुछ इसमें सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को, कुछ इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. अब इसी चीज को देखना है कि हमारा क्या होना चाहिए इसका रिजल्ट. First is none is strong, second is only first is strong, third is only third is strong, और D option है first and second are strong. Now look into the solution. Option C is correct answer. Argument first is weak as it merely tries to evade the issue. Argument second may turn out to be true, but it is based on a negative mindset. Maybe it's mere of an assumption, hence second is weak. Argument third gets into the reason and is therefore strong. So formula 43.2 is used to solve this question. Option C is correct answer. मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.